नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने इस चर्चा के लिए दिए गए स्रोतों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये लाइन सिर्फ एक किताबी तथ्य नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत है। सही बात है। देश की 2/3 आबादी आज भी सीधे तौर पर खेती से जुड़ी है। और ये सिर्फ हमारे आपके खाने के लिए अनाज उगाना नहीं है, बल्कि ये कपड़ा मिलों से लेकर चीनी फैक्ट्रियों तक पूरे उद्योग जगत की रीढ़ है। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम भारत में खेती के अलग अलग तरीकों, फसल के बदलते पैटर्न और कुछ खास फसलों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि भारतीय कृषि की कोई एक तस्वीर नहीं है। ये एक ही समय में कई सदियां एक साथ जीती है ना? हाँ, ये तो है। एक तरफ हजारों साल पुराने तरीके हैं जो आज भी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी आधुनिक तकनीक है जो दुनिया को टक्कर दे रही है। तो ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं होगी, नहीं, बल्कि ये भारत की जबरदस्त भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का आईना है। हाँ। हम इसी विविधता को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले, खेती के तरीके कौन से हैं, पुराने और नए। ठीक है। फिर मौसम के हिसाब से फसलों का चक्र कैसे चलता है, और आखिर में कुछ मुख्य फसलों की अपनी अपनी कहानी क्या है। बिल्कुल, और ये विविधता ही शायद भारतीय कृषि की सबसे बड़ी ताकत और शायद चुनौती दोनों है। तो चलिए इसी विविधता को समझने के लिए सबसे पुराने तरीके से शुरू करते हैं। स्रोत में असम की एक लड़की रिंझा का जिक्र है, जो अपने परिवार को जंगल के एक हिस्से को साफ करके जलाकर खेती के लिए तैयार करते देखती है। सिंचाई के लिए वो लोग बांस से एक नहर बनाते हैं। हाँ। ये तस्वीर देखकर लगता है कि ये वक्त में पीछे जाने जैसा है। सवाल ये है कि आज भी भारत के कुछ हिस्सों में खेती का ये तरीका क्यों जिंदा है? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये तरीका हमारी जड़ों से जुड़ा है। इसे झूम खेती या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। झूम खेती? हाँ, ये असल में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है। किसान जमीन का एक छोटा टुकड़ा साफ करते हैं, वहां अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं, और मान लीजिए 2-4 साल बाद जब मिट्टी का उपजाऊपन कम होने लगता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वे उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और उस खाली जमीन को प्रकृति पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी उर्वरता वापस पा सके। अच्छा। इसका फायदा ये है कि इसमें जमीन पर कोई केमिकल नहीं डाला जाता, सब कुछ कुदरती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इससे पैदावार बहुत कम होती है, और ये सिर्फ तभी तक टिकाऊ है जब आबादी कम हो और जंगल बहुत ज्यादा। मतलब ये एक तरह का घुमंतू जीवन है जो जमीन को भी आराम करने का मौका देता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके तो दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं। अच्छा? हाँ, ये जानना बहुत रोचक है। ये दिखाता है कि ये खेती का एक सार्वभौमिक प्राचीन तरीका रहा है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, तो मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर में दीपा। और भारत के बाहर? और अगर भारत से बाहर देखें तो मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका और वियतनाम में रे कहते हैं। नाम भले ही अलग हों, लेकिन इनके पीछे की भावना एक ही है, प्रकृति से उतना ही लो जितना वो आसानी से दे सके। तो एक तरफ तो ये सदियों पुरानी झूम खेती है जो लगभग प्रकृति के साथ मिलकर चलती है। लेकिन आज के भारत की तस्वीर वो इससे बहुत अलग है, जहाँ करोड़ों लोग जमीन के एक ही छोटे से टुकड़े पर निर्भर हैं। हाँ। इससे तो खेती का पूरा तरीका ही बदल जाता होगा। बिल्कुल बदल जाता है। और यहीं हम खेती के दूसरे प्रकार पर आते हैं, गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा है छोटी जमीन से ज्यादा पैदावार निकालना। ये उन इलाकों की हकीकत है जहां जमीन पर आबादी का दबाव बहुत बहुत ज्यादा है। यहाँ किसान हर इंच जमीन का इस्तेमाल करता है। ये पूरी तरह से मेहनत का काम है, और इसमें पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई और दूसरी चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है। जब मैं इन स्रोतों को देख रहा था तो एक बात मुझे चौंका रही थी, ये विरासत का अधिकार। हाँ। हम इसे पारिवारिक जुड़ाव और संपत्ति से जोड़कर देखते हैं, जी। लेकिन यहाँ तो ये खेती के लिए एक आर्थिक संकट बनता जा रहा है। ये कैसे काम करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। विरासत के अधिकार की वजह से हर पीढ़ी में जमीन बच्चों में बढ़ जाती है। अच्छा। और शायद रोजगार के दूसरे मौके भी नहीं होते होंगे। बिल्कुल। अब गांव में रोजगार के दूसरे मौके भी कम है, तो किसान के पास कोई चारा नहीं बचता।
वो उसी छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल निचोड़ने की कोशिश करता है। और उसके लिए फिर वो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। हाँ, इसके लिए वो हर तरह के जैव रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है। यानी वो सभी केमिकल और खादें जिनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, पैदावार को किसी भी तरह बढ़ाना। इसी से जमीन पर भयानक दबाव बनता है। ये तो एक तरह का दुष्चक्र है। जमीन छोटी होती जा रही है और उस पर पैदावार का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहानी का एक और सिरा भी है। स्रोत में वाणिज्यिक खेती का जिक्र है, जो इससे बिल्कुल उलट है। कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, यहाँ मकसद पेट भरना नहीं बल्कि पैसा कमाना है। सही कहा। वाणिज्यिक खेती पूरी तरह से बाजार के लिए की जाती है। इसमें उच्च उपज वाले बीज यानी HYV, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मतलब हर वो आधुनिक चीज इस्तेमाल होती है जिससे पैदावार बढ़े और मुनाफा हो। इसी से जुड़ा एक उदाहरण है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्रोत बताता है कि चावल हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है, लेकिन वही चावल एक निर्वाह फसल है। हाँ, तो एक ही फसल के ये दो बिल्कुल अलग किरदार कैसे हो सकते हैं? और ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, ये भारत की दो अलग अलग आर्थिक कहानियों को दिखाता है। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के बाद सिंचाई की जबरदस्त व्यवस्था हुई। वहां के किसान के पास तकनीक है, पैसा है और बाजार तक पहुंच है। तो वो मुनाफे के लिए उगाता है। बिल्कुल, इसलिए वो चावल बेचकर मुनाफा कमाता है। वहीं ओडिशा के कई इलाकों में किसान आज भी पारंपरिक तरीकों और मॉनसून पर निर्भर है। वो चावल मुख्य रूप से अपने परिवार का पेट पालने के लिए उगाता है। तो ये तो सीधे सीधे क्षेत्रीय असमानता हो गई। यही तो, ये एक ही फसल के लिए किसान की आय में जमीन आसमान के अंतर को उजागर करता है। एक तरफ हरित क्रांति से मिली समृद्धि, तो दूसरी तरफ गुजारे के लिए संघर्ष। ये क्षेत्रीय असमानता की एक बहुत बड़ी वजह है। समझ गया। और इसी व्यावसायिक खेती का एक और बड़ा रूप है रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ, स्रोत इसे कृषि और उद्योग के बीच का पुल बताते हैं। बिल्कुल, इसे आप खेती की दुनिया की फैक्ट्री समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा एरिया, एक ही प्रोडक्ट और सारा का सारा माल सीधा इंडस्ट्री में कच्चे माल की तरह जाता है। जैसे कार फैक्ट्री में पहिए बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ चाय की पत्तियां या कॉफी बीन्स बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा यानी पूंजी लगती है, बड़े पैमाने पर मजदूर काम करते हैं और एक अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जरूरत होती है। भारत में चाय के बागान, कॉफी के बागान, रबर, गन्ना, केला, ये सब इसी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। खेती के इन प्रकारों को समझने से ये तो साफ हो गया कि भारत में एक ही साथ कई तरह की कृषि चल रही है। अब अगर हम फसलों के मौसम पर आएं तो यहाँ भी वैसी विविधता दिखती है। हाँ, हमारे यहाँ 3 मुख्य फसल मौसम है, रबी, खरीफ और जायद। हाँ, और ये तीनों मौसम भारत के मॉनसून और जलवायु चक्र से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रबी की बात करते हैं। ठीक है। ये सर्दियों की फसलें हैं। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है, जब हल्की ठंड शुरू होती है, और अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आते हैं। अच्छा, तो रबी फसलें सर्दियों की ठंडक और उस मौसम की नमी पर निर्भर है। इसका मतलब खरीफ की कहानी पूरी तरह से मानसून के जोए पर टिकी होगी। आपने एकदम सही समझा। खरीफ की फसलें पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर होती हैं। जैसे ही जून जुलाई में मॉनसून आता है, देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी बुआई शुरू हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक कटाई होती है। और इसमें कौन सी फसलें आती हैं? धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, ये सब खरीफ की मुख्य फसलें हैं। और जायद? और फिर इन दोनों के बीच यानी गर्मियों में एक छोटा सा मौसम आता है जिसे जायद कहते हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी सब्जियां और पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। यहाँ एक बात और है जो ध्यान खींचती है। स्रोत में जिक्र है कि कुछ राज्यों में तो एक ही साल में धान की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। हाँ, ये भारत की कृषि विविधता का एक और शानदार उदाहरण है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहां पानी और सही तापमान साल भर उपलब्ध रहता है, किसान धान की 3 अलग अलग किस्में उगाते हैं। अच्छा। हाँ, जिनके स्थानीय नाम हैं औस, अमन और बोरो। ये दिखाता है कि किसान ने कैसे अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रकृति के चक्र को साधा है। कमाल है। चलिए अब भारत की कुछ सुपरस्टार फसलों पर नजर डालते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो चावल का ही होगा। जाहिर है, ये भारत के आधे से ज्यादा लोगों का मुख्य भोजन है और हम चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। बिल्कुल। चावल एक खरीफ फसल है जिसे ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। लेकिन पंजाब हरियाणा में तो उतनी बारिश नहीं होती।
वही तो, यहाँ तकनीक का कमाल देखने को मिलता है। पारंपरिक रूप से चावल पूर्वी और दक्षिणी भारत की फसल थी, पर अब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कम बारिश वाले इलाके चावल के कटोरे बन गए हैं। ये कैसे हुआ? ये नहरों और नलकूपों के घने जाल की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। ये एक तरह से इंसान की इंजीनियरिंग की जीत है, जिसने भूगोल की सीमाओं को ही बदल दिया। और चावल के बाद नंबर आता है गेहूं का, जो देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से की जान है। सही कहा। ये एक रबी फसल है, मतलब इसकी जरूरतें चावल से बिल्कुल अलग होंगी। एकदम अलग, हाँ। जहाँ चावल को गर्मी और उमस चाहिए, वहीं गेहूं को उगने के लिए ठंडे मौसम और पकने के समय तेज खिली धूप की जरूरत होती है। इसे पानी भी चावल के मुकाबले काफी कम चाहिए, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश। अच्छा। इसलिए आप देखेंगे कि देश के जो हिस्से गेहूं के लिए जाने जाते हैं, वो चावल उत्पादक क्षेत्रों से काफी अलग हैं। चावल और गेहूं के अलावा अब मोटे अनाज यानी मिलेट्स की भी बहुत चर्चा हो रही है। ज्वार, बाजरा, रागी, इन्हें अब सुपर फूड कहा जा रहा है। हाँ, और स्रोत भी इनके पोषण मूल्य पे बहुत जोर देते हैं। और मजेदार बात यह है कि आज हम जिसे सुपर फूड कहकर महंगे दामों पर खरीद रहे हैं, वो दशकों तक गरीबों का अनाज माना जाता था। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पोषण को लेकर हमारी समझ भी बदल रही है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सहनशीलता है। ये बहुत कठोर फसलें हैं। बाजरा रेतीली मिट्टी में उग जाता है, रागी सूखे इलाकों में। पानी भी कम चाहिए होता होगा। बहुत कम। और इनमें पोषण भी भरपूर होता है। जैसे रागी लोहा और कैल्शियम का खजाना है। जलवायु परिवर्तन के दौर में ये फसलें भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। अब बात करते हैं दालों की, जिसके बारे में स्रोत में कमाल का तथ्य है कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। मतलब हम जितनी उगाते हैं उतनी खा भी जाते हैं। हाँ, और ये हमारी खाने की आदतों को दिखाता है। शाकाहारी आबादी के लिए दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इनका एक और सुपर पावर है। वो क्या? ये जमीन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अरहर को छोड़कर ज्यादातर दालें फलीदार होती हैं, जिसका मतलब है कि वे हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी में जमा करती हैं। अरे वाह! इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। ये किसान के लिए एक तरह से मुफ्त की खाद का काम करती हैं। इसीलिए किसान अक्सर फसलों को अदल बदल कर बोते हैं ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे। अनाज और दालों से आगे बढ़ें तो गन्ना जैसी फसलें आती हैं, जो सीधे हमारी मीठी चाय से जुड़ी हैं। भारत ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और चीनी, गुड़, खांगसारी सब इसी से बनता है। बिल्कुल। और पेय फसलों की बात करें तो चाय और कॉफी को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, चाय के बिना तो सुबह ही नहीं होती। सही बात है। भारत में चाय की खेती की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन आज ज्यादातर बागान भारतीयों के पास हैं। असम और दार्जिलिंग की चाय तो दुनिया भर में मशहूर है। और कॉफी? वहीं भारतीय कॉफी, खासकर हमारी अरेबिका किस्म, अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानी जाती है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है। और आखिर में वो फसलें जिन्हें हम खाते नहीं पर जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे रबर और जूट। जूट को तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। फैशनेबल बैग्स और हैंडीक्राफ्ट्स भी बनते हैं। और रबर का क्या? वही रबर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान है। टायरों से लेकर हर तरह की सील तक सब रबर से बनता है। ये उन इलाकों में होता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व में मेघालय की गारो पहाड़ियां। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो भारतीय कृषि एक विशाल कैनवस की तरह है। हाँ। एक कोने में रिंझा के परिवार की झूम खेती की पारंपरिक तस्वीर है, तो दूसरे कोने में पंजाब के किसान की ट्रैक्टर और HYV बीजों वाली आधुनिक तस्वीर। और ये पूरा कैनवस भूगोल, जलवायु और करोड़ों लोगों के सामाजिक आर्थिक दबावों से भरा हुआ है। आपने बहुत अच्छा सार निकाला। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारतीय कृषि की कोई एक कहानी नहीं है, ये असल में विविधता की ही कहानी है। सही कहा। एक ही फसल, जैसे चावल का, पंजाब में मतलब है मुनाफा और व्यापार, तो ओडिशा में मतलब है परिवार का पेट भरना। ये एक छोटे से खेत में अपने परिवार का पेट पालने वाले किसान से लेकर वैश्विक उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई करने वाले विशाल बगानों तक फैली हुई है। तो इस गहरी समझ के साथ हम आज की चर्चा को एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। हमारी बातचीत में दो बड़ी चुनौतियां सामने आईं। एक तरफ विरासत का अधिकार है, जिसकी वजह से खेत लगातार छोटे और अलाभकारी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ इन्हीं छोटे खेतों से ज्यादा पैदावार लेने का दबाव है, जिसके लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
पारंपरिक टिकाऊ प्रथाओं और आधुनिक उच्च उपज वाली तकनीकों के बीच क्या कोई नया संतुलन बनाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।